ओबीसी एससी एसटी बहुत जागरूक हैं और वो उनके साथ नहीं जाना चाह रहे हैं। बाकी जो राज्य हैं उनकी तुलना में वो लोग ज़्यादा विचारधारा में कटिबद्ध प्रतिबद्ध हैं। भाजपा की राजनीति भी बहुसंख्यक वंचित पसमानदा समाज के नियंत्रण में है, इसलिए लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, उसका वोट शेयर बढ़ रहा है। बाकी दो जो पार्टियां हैं वो नीतीश जी उनमें उनकी उम्र हो गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो अकेले चला रहे हैं, दूसरे किसी को अवसर नहीं देते हैं। और उधर राजद तो उसके टाइम कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं रही और एक परिवार की पार्टी तो जात की पार्टी तो बनी ही हुई है, इसलिए भाजपा को स्पेस मिल रहा है। नीतीश कुमार जी प्रासंगिक इसलिए बने हुए हैं क्योंकि राजद के समय जो कानून व्यवस्था खराब हुई उसके कारण लोग उसके साथ जाना नहीं चाह रहे हैं, और वो भी एक पिता पुत्र की और परिवार और जात की पार्टी है। बिहार जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का केंद्र रहा है। भगवान बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में, और अब फिर वहाँ पर परिनिर्वाण भी हुआ, और बाबू जगदेव प्रसाद जी वहाँ से थे जिन्होंने बहुसंख्यक वंचित समाज की पहली लोकतांत्रिक पार्टी बनाई और शुरू की, और फिर कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण का वर्गीकरण सबसे पहले किया वहाँ पर, और मास्टर जगदीश महतो और भी कई लोगों का वहाँ पर योगदान। एक व्यक्ति और एक परिवार की पार्टी होने के कारण, एक जात की पार्टी होने के कारण बाकी जातियां उसके साथ जुड़ नहीं रही हैं, जिसके कारण वो सत्ता में नहीं पहुंच पा रहा। आप देख सकते हैं उसकी सीटें लगातार घट रही, भले ही वो बड़ा दल उभर कर आता है लेकिन उसकी सीटें लगातार घट रही हैं और वो आगे भी घटेंगी, क्योंकि एक परिवार एक जाति की राजनीति अब लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है। लंबे समय से रहे हैं, जब से वो बने हैं तो उनके नियंत्रण में चल रही है। बाकी लोग आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ बदला, लेकिन उनकी पार्टी में प्रमुख पद जनरल सेक्रेटरी का होता है और वो नीतीश जी ही रहे। अब निशांत को प्रमोट करें तो, और नीतीश जी की उम्र हो गई है और उतने अनुभवी निशांत जी है नहीं, और अनुभवी हों भी तो भी पार्टी लोकतंत्र में एक व्यक्ति या एक परिवार के अंडर में थोड़े चलेगी। भाजपा तो भाजपा सीमित लोकतंत्र वाली पार्टी है, वहां पर कुछ तथाकथित उच्च वर्णों के लिए लोकतंत्र है। हालांकि कोई बहुसंख्यक वंचित पसमानदा समाज की पार्टी लोकतांत्रिक वहां पर बढ़ेगी तो उसको स्पेस मिलेगा, और वो बढ़ेगी तो भाजपा नहीं बढ़ पाएगी। सब उसके पक्ष में है कि बौद्धों को मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अपनी वहां पर राजनीति की है। जैसे विलास करात जी गए, और जब वहां पर गिरफ्तार किया गया विनयाचार्य जी को तो वहां से भाग लिए, और वहां पर जो बौद्ध भिक्षु थे वो सभी वहां पर सभी वर्गों के नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने दिखावा किया, अपनी अपनी राजनीति मजबूत की है। अदरवाइज देखिए, केवल धरना प्रदर्शन से नहीं मिल जाएगा, जोरों शोरों से मांग वो दूसरे मुद्दों से भटकाने के लिए कर रहे थे। जैसे कि रोहिणी कमीशन आया, उसके आधार पर आरक्षण के वर्गीकरण की मांग उठ रही थी, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए पार्टियों ने, जो नहीं चाहती कि आरक्षण का वर्गीकरण हो, उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान डॉक्टर राम सिंह जी। राम सिंह जी से बात करें कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, और बिहार का चुनाव जो है वो बड़ा ही अलग और दिलचस्प चुनाव होता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बिहार में जो चुनाव है, बिहार से हर बार क्रांति की शुरुआत हुई है, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे गुरु नानक हों, कई सारे महापुरुष हैं जो बिहार से आते हैं। और बिहार इतिहास भारत का जो इतिहास है वो बिहार में बहुत ज़्यादा है, जैसे नालंदा तक्षशिला वगैरह हो, ये सब चीज़ें। बोध गया जो स्कूल है, काफ़ी अभी आंदोलन हुआ और बनते लोग जैसे विनयाचार्य जी को गिरफ्तार कर लिया। हम बात करेंगे अभी राम सिंह सर से कि बिहार में जो राजनीति है, वर्तमान राजनीति है, उसको किस तरह देखते हैं, और आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने हैं, चुनाव को लेके सम्यक पार्टी क्या तैयारी है, और सर किस तरह से देखते हैं आने वाले चुनाव को बिहार में। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद विवेन जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्या कहेंगे सर, बिहार में जिस तरह का भी प्रोटेस्ट हुआ बोध गया को लेकर, और बिहार में जिस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसको देख के आने वाले समय में क्या लग रहा है बिहार में कि किस तरह का चुनाव होने वाला है? बिहार में देखिए, अब जो राजनैतिक पृष्ठभूमि है उस और लंबे समय की, तो बिहार जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का केंद्र रहा है। भगवान बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में, और अब फिर वहाँ पर परिनिर्वाण भी हुआ, और बाबू जगदेव प्रसाद जी वहाँ से थे जिन्होंने बहुसंख्यक वंचित समाज की पहली लोकतांत्रिक पार्टी बनाई और शुरू की, और फिर कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण का वर्गीकरण सबसे पहले किया वहाँ पर, और मास्टर जगदीश महतो और भी कई लोगों का वहाँ योगदान रहा है परिवर्तन में। वर्तमान राजनीति की बात करें तो वर्तमान राजनीति में एक तो जो मजबूत दल वहाँ पर हैं, एक तो राजद है, दूसरा जदयू है, और तीसरी भाजपा है। अन्य भी हैं, वामपंथी दल कुछ मजबूत हैं, और छोटी छोटी और पार्टियां हैं। तो राजद जो है पहले कांग्रेस के बाद सत्ता में रहा, लेकिन वर्तमान में वो उसने कुछ काम किया, लेकिन उसके समय में कुछ
जंगल राज की तरीके की व्यवस्था, कानून व्यवस्था की दुर्गति रही, ठीक नहीं रही, लेकिन काम किया। लेकिन वर्तमान तब से लेकर अभी तक वो एक परिवार का या एक व्यक्ति का, पिता पुत्र का की पार्टी है, संगठन है। इसलिए वहाँ पर दूसरे विकल्पों से जदयू और भाजपा से जो हटकर लोग हैं, जो उनसे सहमत नहीं है, वो उसके साथ जुड़े हैं। लेकिन एक व्यक्ति और एक परिवार की पार्टी होने के कारण, एक जात की पार्टी होने के कारण बाकी जातियां उसके साथ जुड़ नहीं रही हैं, जिसके कारण वो सत्ता में नहीं पहुंच पा रहा। आप देख सकते हैं उसकी सीटें लगातार घट रही, भले ही वो बड़ा दल उभर कर आता है, लेकिन उसकी सीटें लगातार घट रही हैं और वो आगे भी घटेंगी, क्योंकि एक परिवार एक जाति की राजनीति अब लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी ओर जदयू है। अब जदयू भी एक व्यक्ति की पार्टी है, हालांकि वहां पर एक परिवार को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, क्योंकि अब परिवार को भी प्रमोट कर रहे हैं। नीतीश जी थे, अब निशांत कुमार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नीतीश जी पार्टी के प्रमुख लंबे समय से रहे हैं, जब से वो बने हैं, तो उनके नियंत्रण में चल रही है। बाकी लोग आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ बदला, लेकिन उनकी पार्टी में प्रमुख पद जनरल सेक्रेटरी का होता है और वो नीतीश जी ही रहे। अब निशांत को प्रमोट करें तो, और नीतीश जी की उम्र हो गई है और उतने अनुभवी निशांत जी हैं नहीं, और अनुभवी हों भी तो भी पार्टी लोकतंत्र में एक व्यक्ति या एक परिवार के अंडर में थोड़े चलेगी, तो लोग उनसे हटेंगे। अब रही भाजपा, तो भाजपा सीमित लोकतंत्र वाली पार्टी है। वहाँ पर कुछ तथाकथित उच्च वर्णों के लिए लोकतंत्र है। हालांकि वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी ने बहुत पहले क्लासिफिकेशन कर दिया था, जिसके कारण बहुसंख्यक वंचित समाज मजबूत है। इसलिए लगभग सारी पार्टियों का नियंत्रण, इवन भाजपा का भी नियंत्रण ओबीसी एससी एसटी के पास है, बहुसंख्यक वंचित समाज के पास है। लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व उसका वर्णवादी सामंतवादी मानसिकता का है, लेकिन फिर भी उसमें सीमित लोकतंत्र है, इसलिए लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं और संभावना है उसकी सीटें पहले आप देखेंगे बढ़ी थी और आगे भी बढ़ेंगी। लेकिन नीतीश जी ने भी ठीक काम किया है तो वो भी बने रहेंगे, और वर्तमान राजनीति तो यही है, और भविष्य की राजनीति परिवर्तित होगी। वहाँ पर परिवर्तन की धरती रही है तो आगे परिवर्तित होगी। नीतीश कुमार जी काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, कभी आरजेडी से आ जाते, कभी बीजेपी के साथ, और उनको कहा जाता है कि पलटू राम है। तो नीतीश कुमार जी, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को आने वाले समय में क्या जनता दोबारा से मौका देगी? लगता है कि आपको कि भाजपा और नीतीश कुमार जैसे लोकसभा चुनाव में उनका जो मतलब परफॉर्मेंस था, उस तरह का दोबारा परफॉर्मेंस रहेगा, लगता है आपको? हाँ, नीतीश कुमार जी प्रासंगिक इसलिए बने हुए हैं क्योंकि राजद के समय जो कानून व्यवस्था खराब हुई, उसके कारण लोग उसके साथ जाना नहीं चाह रहे हैं, और वो भी एक पिता पुत्र की और परिवार और जात की पार्टी है, इसलिए उसके साथ जाना नहीं चाह रहे हैं। और वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन इतना हो चुका है कि लोग वर्णवादी पार्टी जो है, सवर्णों के तथाकथित उच्च वर्णों के नियंत्रण में है भाजपा, उसके साथ जाना नहीं चाहते हैं। हालांकि भाजपा प्रयास कर रही है, जैसे सम्राट चौधरी जी को चेहरा बनाए है, प्रमोट कर रही है, और भी वो उनकी पार्टी में नेता हैं, तो उसके कारण बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन की वो धरती है, और वहाँ पर बहुत से लोगों ने काम किया। त्रिवेणी संघ बना, उसके बाद बाबू जगदेव प्रसाद जी ने काम किया, और भी लोगों ने काम किया, मास्टर जगदीश ने काम किया, जिसके कारण वहाँ पर ओबीसी एससी एसटी बहुत जागरूक हैं और वो उनके साथ नहीं जाना चाह रहे हैं। बाकी जो राज्य हैं उनकी तुलना में वो लोग ज़्यादा विचारधारा में कटिबद्ध प्रतिबद्ध हैं वहाँ के लोग, इसलिए तो नीतीश जी इसलिए थोड़ा प्रासंगिक बने हुए हैं, और संभावना है कि इस बार भी उनका ठीक रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या है उनकी, अदरवाइज तो वही आते, स्वास्थ्य ठीक होता। तो आपने सामाजिक न्याय की बात करी और ओबीसी एसटी माइनॉरिटी जागरूकता की बात करी। बिहार में जाति के बिना राजनीति हो सकती है, और ओबीसी का काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री है, जैसे कि लालू यादव जी के बाद नीतीश जी सीएम हैं। लेकिन बिहार में देखा जा रहा है कि अभी जो वोट है
आरजेडी की आपने बात करी, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि भाजपा भी वहाँ मजबूत हो रही है, जो भाजपा नहीं। जबकि आपने कहा कि वहाँ पे ओबीसी एसटी माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा अवेयर है, जागरूक है। फिर भी क्या वजह है कि वहाँ जबकि कहा जाता है कि भाजपा को लगातार ये लोग घेरते रहते हैं कि भाजपा ओबीसी विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, उसके बावजूद वोट भाजपा वहाँ मजबूत होती जा रही है। मजबूत होने का कारण वही है कि उसमें लोकतंत्र है, भले सीमित लोकतंत्र हो, तो वहाँ की जो राजनीति है, भाजपा की राजनीति भी बहुसंख्यक वंचित पसमानदा समाज के नियंत्रण में है, इसलिए लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, उसका वोट शेयर बढ़ रहा है। बाकी दो जो पार्टियां हैं वो नीतीश जी, उनमें उनकी उम्र हो गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो अकेले चला रहे हैं, दूसरे किसी को अवसर नहीं देते हैं। और उधर राजद तो उसके टाइम कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं रही और एक परिवार की पार्टी तो जात की पार्टी तो बनी ही हुई है, इसलिए भाजपा को स्पेस मिल रहा है। यदि कोई बहुसंख्यक वंचित पसमानदा समाज की पार्टी लोकतांत्रिक वहाँ पर बढ़ेगी तो उसको स्पेस मिलेगा, और वो बढ़ेगी तो भाजपा नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं लोकतंत्र डेमोक्रेसी होने का भाजपा, इसलिए भाजपा बढ़ रही है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कि उसमें डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी नीतीश कुमार जी ने भी तो किया। नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी को बनाया, अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बदल देते हैं, जीतन राम मांझी को मौका दिया। देखिए, पार्टी प्रेसिडेंट महत्वपूर्ण नहीं है राजद में। हर पार्टी का अपना एक नियम होता है, उसका लिखे होते हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग पार्टी संविधान के अकॉर्डिंग पार्टी अध्यक्ष पद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जनरल सेक्रेटरी पद महत्वपूर्ण है, और जनरल सेक्रेटरी सदैव नीतीश जी रहे हैं। बात रही मांझी जी को बनाने की, तो मांझी जी को बनाया, फिर उनको जबरदस्ती हटा भी तो दिया। मांझी जी ने जदयू में काम किया था तो उनका अधिकार बनता था कि वो पार्टी के मुख्यमंत्री रहें, और फिर मांझी जी कुछ दिन रहते, मान लीजिए 5 साल या 7 साल रहते, 10 साल रहते, उसके बाद किसी और तीसरी जाति के या परिवार के व्यक्ति को बनाते, तब तो लोकतंत्र होता। ऐसे थोड़े लोकतंत्र है कि उनको जबरदस्ती है, मांझी जी को उनको बनाया, फिर जब मनाया तब उनको हटा दिया अपनी सनक पर, ऐसे थोड़े होता, ये लोकतंत्र थोड़े है। तो उसकी तुलना में भाजपा में, तुलना में हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा अच्छी लोकतांत्रिक है, लेकिन वो तुलना में लोकतांत्रिक है, इसलिए मजबूरी में लोग उधर शिफ्ट हो रहे हैं। यदि ये पार्टियां लोकतांत्रिक हो जाए, राजद है या जदयू या कोई और विकल्प मिल जाए, तो वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो वो यहाँ पर बहुसंख्यक वंचित पसमानदा समाज की जो लोकतांत्रिक पार्टी होगी उसके साथ जाएंगे। आप सम्यक पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव में, संगठन महासचिव हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है बिहार में चुनाव को लेकर? बिहार में हम लोगों ने काम पहले ही शुरू कर दिया था, हालांकि बीच में थोड़ा धीमा हुआ। हमारे राष्ट्रीय महासचिव वहाँ से हैं, प्रमोद सिन्हा जी वहाँ से हैं, और उस समय संगठन थोड़ा बढ़ा था, कई जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, हालांकि बीच में थोड़ा धीमा हो गया। अब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं शीशमणि कुमार जी, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी राजनीति में लंबे समय से काम किया है, और वो उनके पिताजी जो थे वो प्रोफेसर थे और बाबू जगदेव प्रसाद जी के नज़दीकी में काम किए थे। और शीशमणि कुमार जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी पहले काम किया है। इवन उन्होंने केवल बिहार में नहीं, पूरे भारत में कुछ कुछ काम किया है, बिहार में विशेष रूप से काम किया है। तो वो जनाधार हैं उनका, जो लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो उनका पूरे बिहार में है। वो हमारी बातचीत होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि हम हर जिले में जल्दी ही जिलाध्यक्ष बनाने वाले हैं, फिर वो विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे और संगठन खड़ा होगा, और इसी चुनाव में संभवतः सारी सीटों पर लड़ें। सारी सीटों पर नहीं भी लड़ेंगे तो कुछ अधिक बहुत सारी सीटों पर हम लड़ेंगे। भले ही हमारा जैसे संगठन कमज़ोर है तो हम जीत ना पाएँ, लेकिन हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी प्रतिनिधित्व वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। आपने कहा उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बिहार में अभी काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, बोध गया मुक्ति आंदोलन। बोध गया मुक्ति आंदोलन का जिस तरह से अभी देखा जाए तो विनय चार को गिरफ्तार करके, और बुद्ध पूर्णिमा दिन जो हुआ कि वहाँ पर राज्यपाल गए और वहाँ पे बुद्ध विहार में, जो बोध गया बुद्ध विहार है, वहाँ पे जिस तरह से जय श्री राम वो जो नारे लग रहे हैं जैसे कि, तो क्या उस आंदोलन का बिहार की आने वाले चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? लगता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, वहाँ पर ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे, वो हालांकि बोध गया
बौद्धों का है तो उनको मिलना ही चाहिए। बाकी वहाँ पर फर्जी तरीके से ज़बरदस्ती दूसरे धर्मों के प्रतीक चिन्ह वहाँ बना लिए गए हैं, वो हटने चाहिए। और उसकी प्रबंधन समिति जो है उसका कंट्रोल बौद्धों के पास होना चाहिए, अभी जो कि नहीं है। 9 लोग होते हैं, 9 में से 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और एक जो उसका अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष अब कोई भी हो सकता है, लेकिन वो 5वां जिलाध्यक्ष होता है। जो जिलाध्यक्ष होता है तो अधिकतर वो हिंदू रहता है, जिसके कारण उनका प्रभुत्व रहता है। तो ये नहीं होना चाहिए। बौद्धों को उसकी प्रबंधन का पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए, क्योंकि वो बोध गया बौद्धों का स्थान है। सब पूरी तरीके से सिद्ध है, सत्य है, सब लोग जानते हैं, इसलिए सब उसके पक्ष में है कि बौद्धों को मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने अपनी वहाँ पर राजनीति की है। जैसे विलास कराज जी गए और जब वहाँ पर गिरफ्तार किया गया विनयाचार्य जी को तो वहाँ से भाग लिए। और वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे वो सभी वहाँ पर सभी वर्गों के नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने दिखावा किया, अपनी अपनी राजनीति मजबूत की है। अदरवाइज देखिए, केवल धरना प्रदर्शन से नहीं मिल जाएगा। आप अपने को मजबूत कीजिए तो आप ले सकते हैं। आप वही अपने को मजबूत करते, आपका संगठन मजबूत होता तो नीतीश जी ने खुद बोध गया के लिए और बुद्धिज्म के लिए काम किया है, तो ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी खुद उसके लिए काम किए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जाति जनगणना बिहार में हुई, बिहार के बाद से अब तो मोदी सरकार ने भी उसका ऐलान करते कि बिहार में जाति जनगणना होगी। क्या जाति जनगणना का फर्क, या ये कह लीजिए कि जाति जनगणना बिहार चुनाव को लेके उसका अनाउंसमेंट हुआ? ये संभव है कि वहाँ बिहार को ध्यान में रखकर भाजपा ने किया हो, लेकिन उस पर दबाव भी पड़ रहा था विभिन्न ओर से जाति जनगणना करवाने का, और बिहार चुनाव आया था और दूसरे मुद्दे भी थे, तो उसके कारण हो सकता है उन्होंने घोषणा की हो। लेकिन अब तो होगी। पहले जो सर्वे हुआ तो उससे कुछ डाटा आया, लेकिन ठीक तरीके से सर्वे नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सैंपल जब लिए जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से हर घर पर जाकर यूनिवर्सल सर्वे नहीं होता है, सैंपल सर्वे होता है। तो सैंपल सर्वे में सैंपलिंग मेथड की अपनी कमियां होती हैं और कुछ जातियों को शामिल ही नहीं किया। जैसे पसमानदा का एक विमर्श हम देख रहे थे, उनकी बहुत सारी जातियों की गिनती ही नहीं की गई, छोटी छोटी जो थी, तो वो ठीक से सर्वे नहीं हुआ था। अब जातिगत जनगणना होगी, वो यूनिवर्सल होती तो सही डाटा आएगा। और लेकिन जातिगत जनगणना का प्रभाव चुनाव पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना से डाटा आता है। डाटा के आ जाने से कोई फर्क थोड़े पड़ने वाला है। जातिगत जनगणना हो जाने से किसी का कोई कल्याण विशिष्ट नहीं होने वाला है। बस इतना है। मांग तो जोरों शोरों से उठ रही थी, जोरों शोरों से मांग वो दूसरे मुद्दों से भटकाने के लिए कर रहे थे। जैसे कि रोहिणी कमीशन आया, उसके आधार पर आरक्षण के वर्गीकरण की मांग उठ रही थी, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए पार्टियों ने, जो नहीं चाहते कि आरक्षण का वर्गीकरण हो, उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया था। वो कह रहे थे कि जाति जनगणना होगी तब तो डेटा आएगा, तब आरक्षण का वर्गीकरण होगा। उसमें भी ये कह भी नहीं रहे हैं वो कि हम जाति डाटा आ जाएगा तो हम वर्गीकरण करेंगे या वर्गीकरण का मुद्दा उठाएंगे। केवल कह रहे हैं जातिगत जनगणना हो जाए तो हमें हिस्सेदारी मिल जाएगी। और जब कोई वर्गीकरण की बात दूसरी पार्टियां करती हैं, दूसरा समूह करता है, सामाजिक संगठन, तब ये कहते हैं कि डाटा हो, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा रहे थे। अदरवाइज वर्गीकरण करना हो तो 1931 का था, उसके आधार पर अनुमानित करके या सैंपल सर्वे करके वर्गीकरण किया जा सकता है। हाँ, जातिगत जनगणना डाटा के लिए महत्वपूर्ण है, तो उससे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, बस डाटा आ जाएगा हमारे पास नया। तेज प्रताप यादव आरजेडी से बर्खास्त कर दिए गए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह की उनकी जो गतिविधियां थी, उनके बारे में जो खबरें चल रही थी, जिससे उनकी पार्टी से उन्होंने बर्खास्त कर दिया है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या इसका बिहार के चुनाव में आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? हाँ, एक्चुअली कुछ नुकसान तो उठाना पड़ सकता है, इसलिए कि जो नैतिकता को लोग देखते हैं। अब उन्होंने, तेज प्रताप जी ने, पहले जब उनका वायरल हो गया मैटर कि वो किसी के साथ थे, तब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मेरा हैक करके किसी ने कुछ किया है, हम पब्लिकली नहीं करना चाह रहे थे। वो
उनका प्राइवेट मैटर था, लोगों को पता नहीं चलता तो अलग बात थी, लेकिन अब पता चल गया तो नैतिकता एक लोग चाहते हैं कि हमारा जो नेता है उसमें नैतिकता बनी रहे, तो वो नैतिकता ब्रेक हुई है जिसके कारण उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है जो चुनाव के समय तक वो कोई अपना विचार बदल लें, अपने बेटा है उनको पार्टी में फिर शामिल कर लें, वो माफ़ी मांग लें जनता से और वो उनको शामिल कर लें, क्या पता तब तक कुछ हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग प्रभाव पड़ेगा उस समय तक जो भी होगा। तो आपने सुना हमारे साथ थे डॉक्टर राम सिंह जी। राम सिंह जी ने कहा कि बिहार चुनाव में जाति जनगणना जो हो रही है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं, क्योंकि जाति जनगणना केवल डाटे आएंगे, और बिहार में जो चुनाव है, जो रिजल्ट है बिहार में जो आएगा, या बिहार में जो राजनीति है बिहार की, वो अभी राजनीति ओबीसी एसटी के लोग वहाँ बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। और कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि नीतीश कुमार जी दोबारा से सरकार बना जाएं। वहाँ पर डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी भाजपा के संगठन में, इस कारण वहाँ भाजपा बढ़त बना रही है। और आरजेडी जो पार्टी है, आरजेडी में बाप और बेटे की पार्टी है, इसके कारण उसका ग्राफ दिन ब दिन गिरता जा रहा है। विनयाचार्य जी जो बुद्धों का जो बोध गया मुक्ति का आंदोलन था वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं था, कुछ वहाँ लोग राजनीति कर रहे थे, इस कारण वहाँ से वो फेल हुआ। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।